नमस्कार। कभी सोचा है कि ठीक 100 साल से भी पहले 1912 में भारत कैसा था, क्या हो रहा था? देखिए, ये कोई आम साल नहीं था। ये वो साल था जब भारत का नक्शा बदल रहा था, शिक्षा पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई थी और कहीं ना कहीं क्रांति की चिंगारी भी सुलग रही थी। तो आज हम 1912 के इसी बेहद दिलचस्प साल की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम 1912 के उस दौर के माहौल को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नए प्रांत यानी बिहार का जन्म हुआ। इसके बाद हम गोखले और आज़ाद जैसे महान नेताओं के सुधारों की कोशिशों को जानेंगे। फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आएगा दिल्ली षड्यंत्र के साथ, और हम ये भी देखेंगे कि उस साल कांग्रेस क्या कर रही थी। और आखिर में हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखेंगे। तो 1912 का साल समझिए कि दो धाराओं का संगम था। एक तरफ तो ब्रिटिश हुकूमत भारत के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बड़े बदलाव कर रही थी, जैसे राजधानी को बदलना, और वहीं दूसरी तरफ हम भारतीयों के दिलों में राष्ट्रवाद की आग और भी तेज हो रही थी, जो अलग अलग तरीकों से सामने आ रही थी। 1912 की सबसे बड़ी प्रशासनिक हलचल हुई बंगाल में। उस समय की जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, जो कि एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा थी, उसे बांटा जा रहा था और इसी बंटवारे से एक नए प्रांत का उदय हुआ। आइए देखते हैं कि बिहार का गठन आखिर हुआ कैसे। इस नए प्रांत के बनने की कहानी ना 2 तारीखों में सिमटी हुई है। सबसे पहले 22 मार्च को ये ऐलान किया गया कि बिहार और उड़ीसा अब बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा नहीं रहेंगे। और फिर देखिए कितनी तेजी से काम हुआ। ठीक 10 दिन बाद ही 1 अप्रैल को ये ऐलान हकीकत बन गया और भारत के नक्शे पर एक नया प्रांत आधिकारिक तौर पर आ गया। और हाँ, ये जो 22 मार्च की तारीख है ना, ये सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है। आज भी इस दिन को बिहार दिवस के रूप में पूरे सम्मान के साथ मनाया जाता है। ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। लेकिन कहानी सिर्फ अंग्रेजों के फैसलों की नहीं है। उस दौर के हमारे भारतीय नेता भी चुप नहीं बैठे थे। वो संसद से लेके सड़कों तक, अपनी कलम से लेकर अपनी आवाज तक हर मोर्चे पर देश के लिए लड़ रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि 1912 में ये कोशिशें कैसी दिख रही थीं। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बहुत ही दूर की सोची। उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल में एक बिल पेश किया, जिसका मकसद था भारत के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी प्राथमिक शिक्षा दिलाना। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा सपना था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस सपने को सच नहीं होने दिया और बिल को खारिज कर दिया। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक वाकई बहुत बड़ा झटका था। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बड़े बड़े हॉल और परिषदों में नहीं लड़ी जा रही थी। ये लड़ाई तो स्याही और कागज पर भी लड़ी जा रही थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कलकत्ता से अल हिलाल नाम का एक उर्दू अखबार शुरू किया। ये सिर्फ एक अखबार नहीं था, ये राष्ट्रवाद की एक मशाल बन गया था। इसके लिखाई ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों के विचारों को एक नई धार दी। उस समय भारतीयों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि उन्हें सरकारी नौकरियों में यानी पब्लिक सर्विसेज में ज्यादा मौके मिलने चाहिए। इसी दबाव के चलते 1912 में रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज बनाया गया, जिसे हम इस्लिंगटन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसके चेयरमैन तो एक अंग्रेज थे, लॉर्ड इस्लिंगटन, लेकिन इसमें एक बहुत मजबूत भारतीय आवाज भी शामिल थी, और वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले का प्रभाव भारत की सीमाओं के पार भी था। उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष कर रहे एक युवा वकील मोहनदास गांधी ने उन्हें मदद के लिए बुलाया। गांधी जी के निमंत्रण पर गोखले दक्षिण अफ्रीका पहुंचे ताकि वहां भारतीयों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकें। ये यात्रा इन दो महान नेताओं के बीच के गहरे रिश्ते का एक बहुत बड़ा सबूत थी। अब जैसे जैसे साल खत्म हो रहा था ना, आज़ादी के आंदोलन के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे सामने आ रहे थे। एक चेहरा था क्रांति का, जिसमें बम और पिस्तौल की गूंज थी, और दूसरा चेहरा था राजनीति का, जहां मंच पर भाषणों और प्रस्तावों के जरिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। तारीख थी 23 दिसंबर। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जा रही थी, तो जश्न का माहौल था। वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक की भीड़ से गुजर रहा था कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ। वाइसरॉय पर बम फेंका गया था, और इस दुस्साहसिक हमले के पीछे जिन क्रांतिकारियों का दिमाग था, वो थे रासबिहारी बोस और शचीन्द्रनाथ सान्याल।
तो जहां एक तरफ क्रांति की गूंज थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने सालाना अधिवेशन के लिए इकट्ठा हुई। और दिलचस्प बात यह है कि यह अधिवेशन उसी नए प्रांत बिहार की राजधानी पटना के पास बांकीपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की, जबकि स्वागत समिति के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक और महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा जैसे बड़े बिहारी नेता थे। ये इस नए प्रांत में कांग्रेस की मजबूत होती पकड़ को भी दिखा रहा था। तो हमने 1912 के इस उतार चढ़ाव भरे साल को देखा। अब चलिए इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि इस एक साल का असली निचोड़ क्या था। और इस सारी राजनीतिक गहमागहमी के बीच एक और दिलचस्प बात हुई। साल 1912 में ही बिहार में गोल्फ क्लब की स्थापना की गई। ये दिखाता है कि राजनीतिक बदलावों के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल भी बदल रहा था। तो अगर 1912 को एक लाइन में याद रखना हो तो हम कह सकते हैं ये प्रशासनिक फेरबदल और राष्ट्रवाद की गूंज का साल था। एक तरफ बिहार जैसे नए प्रांत बने तो दूसरी तरफ शिक्षा सुधार, पत्रकारिता और क्रांतिकारी गतिविधियों के जरिए राष्ट्रवाद की आवाज और भी बुलंद हुई। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट की वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।